नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लैंड जिहाद के मसले पर गरमाई सियासत, धर्म की आड़ में अवैध कब्जा करने पर होगी कार्रवाई, मगर कांग्रेस ने उठाए सवाल, क्या अवैध मंदिरों पर भी होगा एक्शन। 11 से 13 अप्रैल तक मिलेट्स को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी, मोटे अनाज पर होगी चर्चा, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। प्रदेश भर में कल से शुरू होगा सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर स्कूल चलो अभियान। 20,000 से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों को बांटे जाएंगे टैब। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से खफा हुए पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप, मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग। कोरोना से बचाव को लेकर प्रदेश भर में अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने जानी कोविड से नियंत्रण की स्थिति, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का काम फल फूल रहा है, लेकिन अब इस पर सरकार एक्शन मोड में है। हाल ही में सीएम धामी ने लैंड जिहाद को लेकर जब बयान दिया तो इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस इसे धर्म के चश्मे से देख रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। देखिए रिपोर्ट। लैंड जिहाद का मामला, वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई, सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस का सवाल, अवैध मजारों पर कार्रवाई तो क्या अवैध मंदिरों पर भी होगा एक्शन। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे विशाल जंगल हैं, जिन्हें प्रदेश का करीब 60% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। कुछ समय से वन विभाग की इस भूमि पर मानवीय दखल भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वन विभाग की इस भूमि पर धर्म के नाम पर अवैध निर्माण हो रहा है। इन्हीं अवैध कब्जों को लेकर उत्तराखंड वन विभाग ने साल 2022 के अंत में अपनी भूमि पर बनाई गई अवैध मजारों की सूची तैयार की थी, जिसके मुताबिक पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में मजारें वन भूमि पर चिन्हित की गई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसा संवेदनशील एरिया भी अतिक्रमणकारियों के चंगुल से बच नहीं पाया। कॉर्बेट पार्क के भीतर ढेला, झीरना, कालागढ़, बिजरानी, सरबदुल्ली और सोना नदी रेंज में कई मजारे और कब्रिस्तान बनाए गए। ये मजार कॉर्बेट के बिजरानी जोन की है, जबकि कुछ साल पहले तक इस क्षेत्र में मात्र एक मजार थी, जिसे थपली बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी आड़ में हाल के सालों में यहाँ 5 और मजार बना दी गई। इसी तरह बिजरानी जोन के कंपार्टमेंट नंबर 11, कंपार्टमेंट नंबर 8 में भी मजार बनाई गई। कंपार्टमेंट नंबर 7 में तो बकायदा 2-2 मजारें बनाई गई हैं। ढेला रेंज में भी 5 मजारें हैं, जबकि झीरना रेंज में 1 और कालागढ़ रेंज में 5 मजारें बनाई गई। इन सभी अवैध कब्जों को अपनी भूमि से हटाने के लिए विभाग की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। इस साल मार्च तक वन विभाग ने अपनी भूमि पर बनी अवैध मजारों के कब्जों को हटाकर खाली कराया है, जबकि आगे भी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार पहले भी वन विभाग की भूमि पर अवैध मजारों को हटाने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्म के नाम पर मजारों का निर्माण करने वालों को सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्माण करने से पहले या तो उसे हटा लें, नहीं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। पिछले 2-3 महीनों में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई मजारों को हटाकर जिला प्रशासन ने जमीनों को खाली करवाया है, जबकि गढ़वाल के साथ कुमाऊं मंडल में सरकार ने 1000 से ज्यादा अवैध मजारों का चिन्हीकरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य में मजारों के नाम पर अवैध निर्माण करने वाले लोग या तो अपने निर्माण को हटा लें, नहीं तो सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी।
प्रदेश सरकार के द्वारा जहां मजारों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि वन विभाग की जमीनों पर मंदिरों का भी निर्माण हुआ है और वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो क्या सरकार देवी देवताओं के मंदिरों को हटाने का भी काम करेगी? कि चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित देवालय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है, अगर वो 20-50 साल से पुराने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है उसमें जंगल जाके करते थे, और जो मठ मंदिर जो जंगलों में बने, अब हम डोईवाला को जाते हैं, देवी का मंदिर है फॉरेस्ट की जमीन में, रोज भंडारे होते, तोड़ सकते हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म से संबंधित है, अतिक्रमण है तो रुकना चाहिए, लेकिन अगर वो पुराने हैं, पौराणिक है, तो उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मैंने पहले भी बयान दिया है कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। सरकार ने जहां स्पष्ट कर दिया है कि लैंड जिहाद का खेल प्रदेश में चलने वाला नहीं है, तो वहीं जिस तरीके से कांग्रेस मजारों की तुलना देवी देवताओं के मंदिरों से कर रही है, उससे बीजेपी ऐसे बयानों पर आपत्ति जता रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवी देवताओं के मंदिर यहाँ आदि अनादिकाल से है, इसीलिए जो अतिक्रमण कर मजारें बनाई जा रही है, उनकी तुलना पौराणिक काल के बने मंदिरों से करना बेहद गलत है। ये देवभूमि है, जिस देवभूमि के अंदर कण कण में भगवान का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। वहां पर एक मृतक आत्मा की अगर मजार बनाई गई है और वो अतिक्रमण करके बनाई गई है, वो लोगों की जमीनों को हड़प के बनाई गई है, उसको तो सरकार तोड़ रही है तो स्वागत योग्य है, सरकार को तोड़ना भी चाहिए। लेकिन जहां उत्तराखंड के अंदर अगर किसी भी स्थान पर मंदिर है तो ये तो भूमि ही मंदिरों की है, ये तो भगवान की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। चाहे हमारे यहाँ तो प्रथा ये है कि भाई जो हमारे जंगल हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से भी उसकी रक्षा होती है, जंगल भी भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों लैंड जिहाद के मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस सियासी चश्मे से इस मुद्दे को देख रही है। हालांकि देखना होगा कि आगामी चुनाव में सियासी पार्टियों को इस मुद्दे से कितना फायदा मिलता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को मसूरी में यहां पर कौसाम द्वारा 11 से 13 अप्रैल तक मिलेट्स को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की जानकारी दी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसके दृष्टिगत उत्तराखंड में पहली बार 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मसूरी में कौसाम और उत्तराखंड राज्य द्वारा मिलेट्स पर आधारित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्य हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में लगभग 15 प्रतिशतों के लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 11, 12, 13 को ये सम्मेलन होटल सवाई मसूरी में होगा। 12 तारीख की सुबह, हालांकि 11 को हमारे अतिथि आ जाएंगे, लेकिन 12 की सुबह इसके विधिवत शुभारंभ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी करेंगे। और इसमें हमने अनुसंधान क्षेत्र के लोगों को, वैज्ञानिकों को इसमें बुलाया है कि कैसे मिलेट्स का उत्पाद को बढ़ाया जाए। मार्केटिंग के लोग हमने से बुलाए हैं कि इसका विपणन कैसे हो। प्रदेश भर में मंगलवार से सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी सरकारी स्कूल में एडमिशन के तहत होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान 20,000 से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों को टैब भी दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को जो दिक्कतें पुस्तकों को लेकर इस साल आई हैं, अगले साल से उसे दुरुस्त किया जाएगा और स्कूलों में बुक बैंक भी बनाया जाएगा। हमारे राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, 11 तारीख को हम स्कूल चलो अभियान एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और उसमें हमारे मुख्यमंत्री से लेके, मंत्रियों से लेके, विधायक से लेके सब लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। इस बार किताबें जो लेट हुई है उसका कारण यह है कि हमने अपने राज्य में एक नया काम ये किया है कि जितने एडिट स्कूल हैं उनके 4 लाख बच्चों को भी इस बार किताबें निःशुल्क दी जाएंगी।
वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे खफा हैं। नाराज पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अरविंद पांडे ने कहा कि कई प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों के बजाय महंगी किताबें अभिभावकों से मंगाई जा रही है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नाराज पांडे ने 19 अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ हो नहीं सकता। इसीलिए हमारी सरकार ने आम जनता के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एनसीईआरटी लागू किया है। कुछ स्कूलों की शिकायतें आ रही है कि उन्होंने महंगी किताबें लगाने का काम किया है। निश्चित ही कुछ स्कूल वाले और कुछ अधिकारियों की लापरवाही, इसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हम इसको किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में आज मैंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है उनको सस्पेंड करें, और जिन स्कूलों ने एनसीईआरटी के विपरीत जाके महंगी किताबें लगाकर अभिभावकों को ठगने का काम किया है, उन स्कूलों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। नाराज पूर्व शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के 19 अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। अधिकारियों को पद से बर्खास्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा महानिदेशक से भी मुलाकात की और इस मसले पर और क्या कुछ कहना है अरविंद पांडे का, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता महेंद्र पाल सिंह ने। आप हैं अरविंद पांडे, गदरपुर के विधायक हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं। पांडे जी, बात करें वर्तमान में जो शिक्षा सत्र चल रहा है, जो किताबें हैं वो महंगी बेची जा रही हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने धंधा बना लिया कि जो आपने कार्य किया था पूर्व में, जैसे कि वो एनसीईआरटी के सिलेबस आपने लागू किया उत्तराखंड में, उसके बाद वर्तमान में स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है, अभिभावक बड़ी समस्या में। एनसीईआरटी इसे प्रदेश के अंदर लागू किया गया, हमारी सरकार ने किया और आम अभिभावकों के हित में किया और शिक्षा की सर्वोच्च गुणवत्ता के लिए किया, और वो आज भी लागू है। हमारी सरकार ने इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है कि पहले था आज नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने मजबूती के साथ आम जनता के हित में एनसीईआरटी को लागू किया है। कुछ अधिकारियों की लापरवाही और कुछ स्कूलों की जो मनमानी है, महंगी किताबों के नाम पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, इस लालसा ने थोड़ा सा धब्बा लगाने का काम तो किया है और ये लोग बचेंगे नहीं। जो हमारी इतनी अच्छे काम करने वाली सरकार के ऊपर ये आरोप लगवाने का काम जिन अधिकारियों ने किया है, मैं बिल्कुल अपने जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, इसे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा। मैं आजकल मैं देहरादून जाने वाला हूं कि जिनकी लापरवाही की वजह से आम जनता को तकलीफ़ हुई है और सरकार को बदनाम करने का कुछ अधिकारियों ने काम किया है, यह किसी कीमत पे बचने नहीं चाहिए। कम से कम नैनीताल, उधम सिंह नगर जिला, हरिद्वार, देहरादून, यहाँ के सीईओ जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, इनके साथ साथ कम से कम 15-17 खंड शिक्षा अधिकारी ये सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी नीयत की बैठी हुई सरकार पर धब्बा लगाने का इन्होंने काम किया है। पर एक बात सामने आती है कि रेफरल बुक के नाम पर दबाव बनाया जाता है पेरेंट्स पे और बेहद महंगी किताबें, बेहद महंगा सिलेबस उनको दिया जा रहा है रेफरल, जबकि आपकी सरकार वर्तमान में, धामी जी की सरकार, आपके द्वारा जो चलाई गई थी एनसीईआरटी की बुक्स, हाई कोर्ट में भी उसमें निर्णय आया था कि ये एनसीईआरटी की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें जो अधिकारी हैं उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। सरकार को बदनाम करने का प्रयास इन अधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार के आदेश की अवहेलना, जी, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना जिन स्कूल वालों ने किया है और जिन अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है, वो दंड के पात्र बनते हैं।
उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इसमें कार्रवाई करेगी? बिल्कुल सरकार काम करेगी। आपकी किसी अधिकारी से बात आपने देखा? मैंने विद्यालय शिक्षा के जो महानिदेशक हैं उनको मैंने टेलीफोन पे कहा है कि आप अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। और देखो सांच को आँचें नहीं आती महेंद्र जी। हमारी सरकार ने अभी नकल विरोधी कानून लागू किया। ये अगर जो नीयत में खोट होती तो ऐसा डिसीजन कभी हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। देश भर में सराहना क्योंकि देश भर में सराहना हुई है। तो ऐसी NCERT है तो कुछ अधिकारियों की लापरवाही और स्कूल वालों की ज़्यादा कमाने की प्रवृत्ति, इसने हमारी गवर्नमेंट पे धब्बा लगाने की कोशिश किया और ऐसे लोग कभी नहीं बचेंगे। मैंने आज भी उधम सिंह नगर जिले के DM को मैंने निर्देशित किया है कि जिन अधिकारियों ने सरकार को बदनाम करने का काम किया है उनके खिलाफ सस्पेंशन का उनके प्रस्ताव भेजें, सस्पेंड करें। और जिन स्कूल वालों ने महंगी किताबें लगाने का काम किया NCERT के विपरीत जाके, उन स्कूलों की मान्यता भी निरस्त होनी चाहिए। ये थे अरविंद पांडे, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, गदरपुर के वर्तमान में विधायक हैं। जो सरकार को बदनाम करने का प्रयास प्राइवेट स्कूलों के लालच के कारण कुछ अधिकारियों की मिली भगत से किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए महेंद्र पाल सिंह, गदरपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को बेहतर रोड मैप तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि देहरादून के जिला अस्पताल में 100 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे कोरोना के मरीजों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बता दें कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा और सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है सभी हॉस्पिटलों का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और हमारे महानिदेशक जी भी हमारे साथ में, हमारे CMO भी साथ में, हमारे विधायक जी भी हैं। और जो हमारा ये जिला हॉस्पिटल है, यहाँ पे लगभग 100 बेड की व्यवस्था जो है कोविड के लिए हम अतिरिक्त से कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की भी पूरी सुविधा यहाँ पे है। मास्क से लेके, दवाई से लेके, वेंटिलेटर से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। लगभग 813 जो कंपोनेंट है भारत सरकार के द्वारा जो तय किए गए हैं, उनकी आज पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी कि वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है कि नहीं है। प्रदेश में कोरोना की आहट ने एक बार फिर से सरकार को सचेत कर दिया है। कोरोना के खिलाफ प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लोहाघाट के उप जिला अस्पताल की है, जहां कोविड संक्रमण से बचाव के लिए तैयारियों को परखा गया। हॉस्पिटल में जो भी मरीज आ रहे हैं, यहाँ पर मास्क लगा के आए और डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अस्पताल की जो कोविड को लेकर तैयारी है वो ऑलरेडी पहले से ही है, पहले से ही सब तैयारियां हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं अपने कार्यकाल को लेकर मारा ने कहा कि इस 1 साल में प्रदेश में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों पर सड़क पर आंदोलन किया। मारा ने कहा कि कांग्रेसियों ने हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र जोशीमठ पर सरकार की हिला हवाली के अलावा अंकिता हत्याकांड और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर प्रमुखता से उठाया और सरकार से जवाब भी मांगा। ये पूरा संघर्ष वाला 1 साल था और चाहे वो बीजेपी के द्वारा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ दबाने का मामला रहा, उसको लेकर आंदोलन हो। और दुर्भाग्य कहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं इस बीच में घटी कि हम लोग लगातार सड़कों में संघर्ष करते रहे। मैं और मेरे कार्यकर्ता लगातार लड़ रहे हैं, चाहे वो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र जोशीमठ हो, जिसके साथ सरकार ने संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया, न ही उसके प्रिक्योर के लिए कोई काम किया। और 2 साल से जो घटना घट रही थी उसने भयानक रूप लिया और जोशीमठ बर्बाद हो गया। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इस साल यात्रा में यात्रियों की सहूलियत का खास ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस साल यात्रा मार्ग पर यात्री कुटीर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है और कुटीर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग की गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यात्रा मार्ग में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था होगी। अभी तो हम लोग प्रपोजल स्टेज पे ही हैं। तो प्रपोजल ये है कि जो हमारे चारधाम रूट पे जितने भी मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं उसके इर्द गिर्द सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हम लोग यात्रियों के लिए एक कुटीर बनाएंगे, जहाँ पे यात्री आके रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। कोई मेडिकल कंडीशन इत्यादि हो तो हमारे डॉक्टर्स जाके त्वरित उनकी जांच करा सकते हैं और नेसेसरी फर्स्ट एड उनको उपलब्ध
उत्तराखंड का मौसम विभाग आपदाओं को लेकर अलर्ट होने जा रहा है। छोटे डॉपलर रडार जल्द ही उत्तराखंड में मौसम विभाग की बड़ी मदद करेंगे, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए जल्द ही छोटे डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड बेहद संवेदनशील रहा है। मौसम विभाग की माने तो 4 धाम में ये रडार लगाए जाएंगे, जिसके लिए कागजी तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 8 छोटे रडार लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बदलते मौसम की जानकारी छोटे डॉपलर रडार से सटीक तौर पर मिल सकेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम समेत कुमाऊं में मानसरोवर यात्रा के आसपास का मौसम परिवर्तन भी छोटे रडार से मिल सकेगा। देहरादून के इलाकों में भी छोटे डॉपलर रडार को लगाने की तैयारी चल रही है। उसकी रेंज 25 से 50 किलोमीटर की होगी। छोटे एयर रेंज से लगातार डाटा मिलेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही अलर्ट होकर उनसे होने वाले नुकसान को कम करने में आसानी होगी। उत्तराखंड में जो रडार्स लगे हैं 2-3 साल में जो है करीब 2 तो हमारे लग गए हैं, जिसमें एक सुरकंडा जी में लगा और दूसरा मुक्तेश्वर में है, और तीसरा रडार अगले 2 महीने में करीब करीब हो जाना चाहिए हमारा लैंसडाउन में। तो इनकी भी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादातर एरिया को हमारे कवर करता है। लेकिन चूंकि हिली स्टेट है, तो जो हायर हिल्स है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की, उसके पीछे अगर कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो हमको नहीं दिखते हैं। तो उसकी अगर मॉनिटरिंग चाहिए आपको, तो कहीं वैलीज में उसमें आपको जो है रडार वो करने पड़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक कंसर्न है कि भाई यहाँ पे हमारा जो 4 धाम जो लोकेशंस है और वहाँ पे हमारा फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और वो मानसून सीजन में ही वो यात्रा होती हैं, तो लोगों की सिक्योरिटी है या उस तरह की जो चीज़ें हैं, सीवियर वेदर कुछ होता है, तो उसमें हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन और मिल पाए, तो उसके लिए ऐसा कुछ और सिस्टम जो है वो वहाँ लगने चाहिए। अभी तक 4 धाम के मौसम की सटीक जानकारी देने में टिहरी के सुरकंडा का डॉपलर रडार उपयोगी साबित हुआ है। इस बड़े डॉपलर रडार की एयर रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर की है और एक बड़ी अपडेट मौसम विभाग तक पहुंच जाता है। ऐसे में अब छोटे डॉपलर रडार कितने लाभकारी साबित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन छोटे डॉपलर रडार को अगर स्थापित किया जाता है तो यकीनन आपदाओं से निपटने के लिए और मौसम की सटीक जानकारी पाने के लिए ये एक अच्छी पहल साबित होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून में पुलिस की संयुक्त टीम ने संजीवनी रिजॉर्ट में छापा मारा और मौके से देह व्यापार संचालित कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ 15 युवतियों का भी रेस्क्यू किया गया और इतना ही नहीं, मौके से पुलिस को 573 ग्राम अवैध चरस भी बरामद हुई है, जो कि यहां रेव पार्टी के लिए लाई गई थी। एसएसपी ने बताया कि सभी युवतियां चंडीगढ़ से बुलाई गई थी। मौके से होटल के रिसेप्शनिस्ट लड़कियों को चंडीगढ़ से यहां लाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर होटल संचालक समेत 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। थाना क्षेत्र में एक अनैतिक देह व्यापार की सूचना कल हमको मिली थी। उसमें एसपी सिटी, एसपी देहात दोनों के नेतृत्व में और दोनों के निकट पर्यवेक्षण में, साथ ही साथ जो हमारे सीओ डालने वाला हैं अभिनव, उसके नेतृत्व में टीम ने काम किया। उसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से 2 फरार हैं। होटल रिजॉर्ट, वो संजीवनी रिजॉर्ट, वो उनकी अरेस्टिंग शेष है। इसमें मौके से हमको लगभग 573 ग्राम चरस, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है 57,000 आंकी गई है, वो बरामद हुआ है। 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 7 अनयूज्ड कंडोम और 2 यूज्ड कंडोम बरामद हुए हैं। देहरादून के नगर निगम के सभी 100 वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके, उसके लिए नगर आयुक्त ने अब सभी 100 वार्डों के लिए 50 सुपरवाइजर की तैनाती करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सुपरवाइजर की तैनाती के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति के माध्यम से ही सुपरवाइजर की तैनाती और कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे नगर निगम में जो 100 वार्ड हैं, उसमें वर्तमान में लगभग 50 के आसपास सुपरवाइजर हैं, जिसकी वजह से हर वार्ड में एक अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाता है। तो नगर निगम ने ये डिसाइड किया है कि हम हर वार्ड के लिए एक सुपरवाइजर की तैनाती करेंगे, जिसमें 50 नए सुपरवाइजर्स की तैनाती होगी।
रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेल रहे 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सट्टेबाजों ने सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स 11 मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाया था। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी मोबाइल फोन के जरिए गो एक्सचेंज की साइट पर जाकर ऑनलाइन सट्टा खेलाते थे और पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, कई बैंकों के खातों में सट्टे के 7,65,000 रुपए बरामद किए हैं। ऑनलाइन सट्टा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जिसमें कि 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सब देहरादून वासी हैं और इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 25,900 रुपया बरामद हुआ है, 7,16,500 रुपया जो उनके अलग अलग 5 बैंक अकाउंट्स में जमा थे उनको फ्रीज किया गया, जो कि उन्होंने इसी सट्टे के माध्यम से आमदनी या उसको रिकवर पैसा को व्यवस्था करी थी, उसको हमने जो है वो फ्रीज कर दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 7 अप्रैल को गंगानगर के आनंद विहार में ताला तोड़कर सोने के गहने चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 100% माल भी बरामद किया गया है जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। ये आनंद विहार गंगानगर ऋषिकेश में, तो उसमें जो चोरी हुई थी उसका हमने जब पता रही स्वराग से किया, सीसीटीवी फुटेज को जब आंकलन किया गया, उसमें एक मुलजिम पकड़ा गया है विजय यादव। उस घटनाक्रम में 100% जो माल वहाँ से जो आभूषण गए थे वो रिकवर हो गया है और उसमें एक अभियुक्त है मोनू पुत्र रतिराम, ये वांछित है। इसमें 100% लगभग कितने का होगा, ये लगभग 6-7 लाख की जो है पूरा आभूषण था वो हमने रिकवर कर लिया है और इस टीम को मेरी तरफ से 5,000 का नगद इनाम। वहीं रामनगर में एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश को हिरासत में लिया। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। नैनीताल पुलिस ने बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लैंड जिहाद के मसले पर गरमाई सियासत, धर्म की आड़ में अवैध कब्जा करने पर होगी कार्रवाई, मगर कांग्रेस ने उठाए सवाल, क्या अवैध मंदिरों पर भी होगा एक्शन। 11 से 13 अप्रैल तक मिलेट को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी, मोटे अनाज पर होगी चर्चा, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। प्रदेश भर में कल से शुरू होगा सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर स्कूल चलो अभियान। 20,000 से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों को बांटे जाएंगे टैब। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से खफा हुए पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप, मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग। कोरोना से बचाव को लेकर प्रदेश भर में अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने जानी कोविड से नियंत्रण की स्थिति, व्यवस्थाओं का लिया जायजा।